हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सभी। ओनली पीएससी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने मध्य प्रदेश के जीके में हमारी मध्य प्रदेश जीके की क्लासेस चल रही हैं और अभी तक हमने उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखे हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। और आज से हम मध्य प्रदेश का इतिहास शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास क्या है। इसे मध्य प्रदेश का इतिहास, तो सबसे पहले बात आती है इतिहास होता क्या है। ठीक है, इतिहास होता क्या है, ये वाली बात आती है कि इतिहास क्या है। तो एक डेफिनेशन, सरल सी डेफिनेशन है कि अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, या फिर जिसके लिखित साक्ष्य हैं वह इतिहास है। ठीक है, ये तो बात हुई कि इतिहास क्या है, इतिहास की डेफिनेशन हुई, अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। आप अभी याद करते जाइएगा और पेन कॉपी लेके बैठिए, तो नोट्स भी बनाते जाना। ठीक है, क्योंकि मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगी आप सभी को। ठीक है, तो हमने देखा इतिहास क्या है। अब हमने इतिहास को 3 कालखंडों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, इतिहास को कितने 3 कालखंडों में बांट के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा रही हूँ। जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें हम सब चीज़ें डिटेल से देखेंगे। अभी आप अब देखिए मध्य प्रदेश का इतिहास। तो जैसे कि मैं पहले इतिहास का ही बता देती हूँ कि इसको 3 कालखंडों में बांट कर पढ़ सकते हैं। इतिहास किसके, इसके कितने कालखंड होंगे, 3। एक आएगा प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, पहला क्या रहेगा, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा रहेगा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा रहेगा ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, तीसरा रहेगा ऐतिहासिक काल। 3 कालखंड कौन कौन से रहेंगे, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब बात आती है प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, इस टाइम पर मानव ने ओनली पत्थरों का उपयोग किया था। और आगे चल के इस काल में एक धातु की खोज हो गई थी, तांबे की। तो इस टाइम पर मानव कोई पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था। तो वह था, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे। केवल कौन से मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। तो इसके बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। और पुरातात्विक साक्ष्य में भी कौन से आ जाएंगे, पत्थर, या फिर आगे चल के एक धातु की खोज हो जाती है उसके साक्ष्य मिलेंगे। तो इस काल के बारे में हमको जानकारी इनसे ही मिलती है। अब आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य तो मिले थे, लेकिन जिनकी लिपि को पढ़ा नहीं गया, जिनकी लिपि को पढ़ा नहीं गया। ठीक है, तो इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल। इस काल को हम कौन सा उदाहरण से देख सकते हैं, पाषाण काल। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं पाषाण काल। और इसमें हम कौन सा ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है, देखेंगे आगे चल के जो भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हमने आज तक उसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, तो इसमें कौन सी आ जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन जिनको पढ़ा नहीं गया, और यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो इसके बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्यों से ही।
साक्ष्यों से। अब बात आती है ऐतिहासिक काल की। तो ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सका है। तो ऐसा काल कौन सा होता है? ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और जिनको पढ़ा गया है, और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये दोनों साक्ष्य मिले हमको ऐतिहासिक काल में, ठीक है। तो यहीं से यहाँ इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? होगा वैदिक काल से यहाँ पर शुरुआत हो जाती है, वैदिक संस्कृति से। वैदिक संस्कृति, फिर उसके बाद महाजनपद काल, फिर मौर्य काल, ये चीज़ें हो जाएंगी, यहाँ से शुरू हो जाएंगी। तो ये था थोड़ा सा जानकारी, थोड़ी सी किसके बारे में? पूरे इतिहास के बारे में, ठीक है। हमें देखना है मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, हमको देखना है मध्य प्रदेश का इतिहास। ये मैंने थोड़ा सा इसलिए बताया है क्योंकि जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम मध्य प्रदेश के इतिहास को भी कुछ कालखंडों में बांट के पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले लेंगे प्रागैतिहासिक, फिर हम देखेंगे प्राचीन मध्य प्रदेश, प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, फिर प्राचीन कालीन मध्य प्रदेश का इतिहास देखेंगे, फिर मध्यकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे आधुनिक काल में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। ये चीज़ें हम इतने 4 भागों में बांट सकते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास को। तो अभी हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले हमने अभी देखा है कि प्रागैतिहासिक कौन सा काल था जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और कोई लिखित साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। और इसको हमने किस उदाहरण से देखा था? पूरा पाषाण काल से। किससे देखा था? पाषाण काल से देखा था। पूरा पाषाण तो पाषाण काल का ही एक सब डिवीज़न है। तो देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं प्रागैतिहासिक काल से। तो हमने इसको किससे ले सकते हैं? पाषाण काल, पाषाणकालीन मध्य प्रदेश। ये किसका उदाहरण है? प्रागैतिहासिक काल का ही। तो पाषाण काल में भी हम देखेंगे मध्य प्रदेश से कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि इससे मुख्यतः 2 जगह के साक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक है आदमगढ़। आदमगढ़ कौन सा है दोस्तों? आदमगढ़। आदमगढ़ की अब हम बात करते हैं आदमगढ़ की स्थिति, यानी कि आदमगढ़ कहाँ पर है? तो आदमगढ़ है होशंगाबाद जिले में। आदमगढ़ किस जिले में? आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, ठीक है। और यहाँ से शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। शैलाश्रय प्राप्त हुए जो कि बताते हैं कि यह स्थल मानव की क्रीड़ा स्थल रहा, मतलब मानव के मनोरंजन के लिए यह स्थल था, ठीक है। मानव के क्रीड़ा स्थल के बारे में बताते हैं। मानव के क्रीड़ा स्थली की ओर ये इशारा करते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसी समय पाषाणकालीन यहीं से मानव के एक बताया कि जो प्राचीन कृषि के साक्ष्य मिले हैं।
किसके मिले हैं? कृषि के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन वह कैसी कृषि थी? अव्यवस्थित कृषि थी। मानव ने यहाँ पर कोई व्यवस्थित तरीके से कृषि करना नहीं सीखा था, बस थोड़ा थोड़ा इधर उधर। जैसे कि अव्यवस्थित कृषि क्या होगी? थोड़ा सा उसने कुछ दाने इधर बो दिए, फिर इधर डाल दिए। इस प्रकार से इस टाइप से जो कृषि की जाती थी वही कृषि होती थी अव्यवस्थित कृषि। तो यही कृषि मानव ने यहाँ पर की थी, प्रारंभिक कृषि यहीं की थी। तो मानव की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और एक और साक्ष्य मिला है, मानव को कुत्ते के साथ दफनाया गया, या फिर कुत्ते को मानव के साथ दफनाया गया। बात एक ही है। ठीक है, कुत्ते को मानव के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना आदमगढ़ के बारे में। क्या क्या जाना? एक तो आदमगढ़ की स्थिति जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। ठीक है, और यहाँ पर से फिर साक्ष्यों की बात आती है तो कौन कौन से इधर से साक्ष्य मिले हैं? शैलाश्रय मिले हैं, गुफाओं में जो चित्र बनाए गए पत्थरों पर उकेर के, वो शैलाश्रय मिले हैं। ठीक है, फिर जो किसकी ओर इशारा करते हैं? मानव के क्रीड़ा स्थल की ओर क्या इशारा करते हैं। ठीक है, फिर मिले हैं कृषि के साक्ष्य, मतलब मानव की जो प्राचीन कृषि मानव ने स्टार्ट की थी तो वह अव्यवस्थित कृषि थी। कैसी थी? अव्यवस्थित। अव्यवस्थित कृषि के साक्ष्य मिले हैं। फिर दूसरे कौन सा मिला है? कुत्ते को मानव के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये था आदमगढ़। अब हम दूसरा स्थल कौन सा है? भीमबेटका। दूसरा कौन सा स्थल है? भीमबेटका। ये दोनों स्थल कहाँ के? पाषाणकालीन स्थल हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आदमगढ़ कैसा स्थल है, मतलब किस काल से संबंधित है, तो पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, फिर दूसरा है भीमबेटका। भीमबेटका से पहला क्वेश्चन यही बनता है कि पाषाणकालीन स्थल निम्न में से कौन सा है? अगर अलग अलग ऑप्शन रहे तो कौन सा रहेगा? भीमबेटका। या फिर भीमबेटका किस काल से संबंधित है? पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, अब बात आती है ये कहाँ पर स्थित है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है भीमबेटका कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर? रायसेन जिले में। रायसेन जिले में। रायसेन में भी कहाँ पर? अब्दुल्लागंज में। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर वो रायसेन ही ना रखे, केवल रख दे अब्दुल्लागंज और अलग अलग ऑप्शन रख दे, तो हमको क्या देखना है? अब्दुल्लागंज। गलत नहीं करना है। ठीक है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, और वो भी अब्दुल्लागंज में। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिले हैं? शैल चित्र, गुफा शैल चित्र। ठीक है, गुफाओं में मानव द्वारा चित्रकारी की गई है। तो यहाँ से वो मिले गुफा शैल चित्र। और हमने इसके बारे में कल और एक फैक्ट देखा था। कौन सा फैक्ट देखा था? यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। विश्व विरासत स्थल कब किया था? 2003 में। कब किया था? 2003 में। ठीक है, तो 2-3 फैक्ट हमको इससे याद रखना है। एक तो ये कौन सा काल का स्थल है? पूरा पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। वहाँ पर भी कहाँ पर? अब्दुल्लागंज में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से गुफा शैल चित्र मिले हैं, और यहाँ से इसको यूनेस्को द्वारा 2003 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये थे कुछ पाषाणकालीन स्थल। अब हम देखते हैं आगे चल के, हम इतिहास में पढ़ेंगे ये चीज़, जो आगे एक धातु की खोज हो जाती है पाषाण काल में ही होती है, लेकिन वो कब होती है? नवपाषाण काल में। पाषाण काल के भी अलग अलग डिवीजन है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो नवपाषाण काल में चल के तांबा धातु की खोज हो जाती है। तब वहाँ से क्या शुरू हो जाता है? ताम्रपाषाण। ठीक है,
ताम्रपाषाण संस्कृति यहाँ से शुरू हो जाती है। तो मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण संस्कृति के जो साक्ष्य मिले हैं, ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं देखते हैं अपन। जैसे कायथा, कायथा ये कहाँ पर है? उज्जैन में। कायथा कहाँ पर है? उज्जैन में। ठीक है दोस्तों, कायथा है उज्जैन में। फिर है नागदा, नागदा भी उज्जैन के आसपास ही पड़ता है। ठीक है। फिर है नवदा टोली, ठीक है। फिर नवदा टोली, नवदा टोली पड़ेगा खरगोन में। नवदा टोली कहाँ पड़ेगा? खरगोन में। फिर एरन, एरन है सागर में। फिर है बेसनगर, बेसनगर। तो बेसनगर विदिशा का ही प्राचीन नाम है। विदिशा को पहले किस नाम से जाना जाता था? बेसनगर नाम से जाना जाता था। तो ये स्थल हैं कुछ, और भी स्थल हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हैं। तो ये स्थल हैं किससे? ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। और ये जो ताम्रपाषाण काल में मानव ने क्या किया था? तांबे के साथ साथ पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी उपयोग करना सीख लिया था। तांबा धातु की खोज कर ली थी। ठीक है। और यहाँ से कुछ उपकरण मिले, जैसे कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी किसकी मिली? तांबे की मिली है, जो कि जबलपुर के आसपास से मिली है। ठीक है। और अन्य उपकरण भी मिले हैं, जैसे खुरची हुआ, छेनी, और ब्लेड के उपकरण भी यहाँ से मिलना शुरू हो जाती है। ब्लेड, तो ये चीज़ें यहाँ से ताम्रपाषाण संस्कृति से मिलना शुरू हो जाती हैं। अब एक संस्कृति इसी समय, ये तो भारत में भी यही थी ताम्रपाषाण संस्कृति। ठीक है। अब मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण संस्कृति जो कि क्या कहलाती है? मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति। तो मध्य प्रदेश पीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में जो मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति। मालवा की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। तो ये संस्कृति को एक अन्य नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नवदा टोली की संस्कृति। नवदा टोली की ताम्रपाषाण संस्कृति, इसका अन्य नाम कौन सा है? नवदा टोली की ताम्रपाषाण संस्कृति। ठीक है। और इस स्थल की खुदाई, मतलब यहाँ पर जो प्रमुख स्थल पाए गए थे उनकी उत्खननकर्ता कौन थे? इनका उत्खनन कार्य किया था एच.डी. सांकलिया ने। इनका उत्खनन का कार्य किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने, अथवा या फिर मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति की खोज किसने की थी? एच.डी. सांकलिया ने की थी। और इन्होंने जो इसकी तिथि बताई थी, एच.डी. सांकलिया जी ने मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति की तिथि बताई थी, वो थी लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व। 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग इन्होंने तिथि बताई थी। लेकिन एक जो कार्बन डेटिंग पद्धति है, या फिर जिसको रेडियो कार्बन पद्धति बोलते हैं, रेडियो कार्बन, रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इसकी जो तिथि निकली है वो है 1700 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग। तो जो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इसकी जो तिथि निकली है वो है 1700 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग। और जो एच.डी. सांकलिया जी थे, इन्होंने इसकी तिथि बताई है 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग। तो ये अब यहाँ की जो मालवा की संस्कृति थी, इसकी कुछ और बातें जानते हैं। जैसे कि आप जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे वो एक वह नगरीय सभ्यता थी या फिर शहरी सभ्यता थी। लेकिन जो मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति जो ये थी ग्रामीण। यह संस्कृति थी ग्रामीण संस्कृति थी। और यहाँ के जो लोग थे उनका प्रमुख कार्य क्या था? कृषि और
पशुपालन। यहाँ के लोगों का प्रमुख पेशा था कृषि और पशुपालन, ठीक है। और यहाँ के जो प्रमुख स्थल थे, अब स्थलों की बात करते हैं, तो स्थल थे कायथा। कायथा मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कहाँ पर है, उज्जैन के आसपास में है। नबदा-टोली, नागदा इत्यादि हैं, जिनमें जो कायथा है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे महत्वपूर्ण स्थल मालवा की सब ताम्रपाषाण संस्कृति का था, वो था कायथा, ठीक है। महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था, कायथा था। तो ये चीज़ हमने देखी, मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति। अब एक फैक्ट और है जो डॉक्टर अरुण सोनकिया हैं, डॉक्टर अरुण सोनकिया, ये पुरातत्वविद है। इन्होंने हथनोरा कहाँ पड़ता है, सीहोर में। तो अरुण सोनकिया जी ने हथनोरा में 1981 में एक मानव कंकाल की खोज की थी, जो कि मानव की खोपड़ी है, और इसको नर्मदा मानव कहा गया। हथनोरा कहाँ पर पड़ता है, सीहोर। और कब की थी इन्होंने, 1981 के लगभग इन्होंने उत्खनन कार्य करवाया था। तो उस टाइम पर एक साक्ष्य मिले थे, किसके, मानव खोपड़ी, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया, नर्मदा मानव नाम दिया गया, नर्मदा मानव। ये जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इसको नर्मदा मानव कहा गया है। और ये जो भारत में अभी तक खोजे गए स्थल हैं, सबसे प्राचीन अभी तक जो खोजे गए साक्ष्य हैं मानव से संबंधित हैं, मानवीय साक्ष्यों में, वह सबसे प्राचीन साक्ष्य यही है। सबसे प्राचीन साक्ष्य यही है, जो कि हमारे हथनोरा से खोजा गया है, ठीक है। सबसे प्राचीन साक्ष्य, मानव जीवाश्म में सबसे प्राचीन साक्ष्य मानव खोपड़ी, जिसको नर्मदा मानव भी कहा गया है, ठीक है। तो आज हमने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा है, और इतिहास में भी हमने अभी प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखा है। प्राग ऐतिहासिक काल, कल हम प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मध्यकालीन देखेंगे, और उसके बाद फिर आधुनिक मध्य प्रदेश देखेंगे। और आपने अगर नोट्स बनाए हो तो प्लीज़ उनको रिवाइज़ कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। थैंक यू।